डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th के पार्ट 2 के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब जैसे सोवियत संघ बिखरा था तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका कैसे बढ़ी थी। ठीक है, उस समय जो एक नया विश्व उभरा था उस समय विश्व की क्या चुनौतियाँ थीं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की जो बातें हो रही थी उसका क्या कारण था। ठीक है, इस समय कई चुनौतियां थी, जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अमेरिका की शक्ति या जो उसका प्रादुर्भाव था वह ज़्यादा हो रहा था, उसका प्रभाव बाकी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों के का एक मिसाल जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव के रूप में देख लिया था। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में एक ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी महाशक्ति का दबदबा हो। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, यूएन के अन्य पार्ट्स के बारे में, देखिए यूएन में जो अन्य अंग हैं उनके, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उनके यूएनओ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बने, इनकी आवश्यकताएं क्या थी, हमें ये क्यों चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमें इनकी क्यों आवश्यकताएं होती है। कई लोगों ने इसके बारे में कई प्रकार के विचार रखे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार कार्य करते हैं। ये देखिए, ये हर मर्ज की दवा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति दोनों ही मामलों में विशेष कार्य करते हैं और इसके साथ साथ वह देशों की भी सहायता करते हैं ताकि वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो जीवन स्थितियाँ हैं, वह बेहतर बनी रहें। ठीक है, तो इस सब चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया है विश्व में शांति स्थापित करने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोगों को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कौन कौन सा संगठन करता है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान करते हैं और शांति और सुरक्षा स्थापित करने में, इसके साथ साथ विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तरीके से एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यह ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी किसी के लिए इतनी ज़्यादा हर मर्ज की दवा हो, लेकिन वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, यह युद्ध, शांति, मनमुटाव सभी प्रकार की स्थितियों में रहते हैं और इसके साथ साथ वह यह भी देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में मनमुटाव व झगड़े ना हो। इसके साथ साथ वह युद्ध ना ठाने, विभेदों के मामलों को वह बातचीत करके हल कर सकते हैं, उसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। मतलब वस्तुतः अगर देखा जाए तो अधिकांश झगड़ों विभेदों का समाधान किस तरीके से किया जाए बिना युद्ध के, उस स्तर पे हमने इनकी भूमिका देखी है और इसी तथ्य पे इनका जो रोल है वह यही है। अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा करना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। कई देशों के बीच में सीमा विवाद हो जाते हैं, कई देशों के बीच में, दो देशों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में किसी एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जो विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने के लिए, युद्धों की रोकथाम में सहायक करने के लिए, विश्व के आर्थिक विकास में बहुत सहायक हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा, महामारी से निपटाना, इन सब चीज़ों में भी ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है जब वह विश्व में सभी देशों के साथ एक समूह के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपस में देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। इसके साथ साथ पर्यावरण के स्तर पे हम देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है या अन्य प्रकार की जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी आवश्यकता हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं लीग नेशंस के बारे में। ठीक है, लीग नेशंस क्या था और इसके बारे में जब हम जानते हैं तो यह इस तरीके से, लीग नेशंस की स्थापना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद की गई थी। ठीक है, लीग नेशंस उस समय
स्थापित किया गया था ताकि देशों के बीच में शांति स्थापित रह सके। लेकिन यह जो था, यह लीग नेशंस जो था वह फेल हो गया और उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ गई थी और उस समय यह काम नहीं आ पाया था। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और इसमें टोटल 193 सदस्य हैं इस समय, और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। यूएनओ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। इस समय जब स्थापना हुई थी तब यहाँ पे 51 सदस्य थे और भारत इनके संस्थापक देशों में शामिल था। 2013 में इनकी संख्या 193 थी, ठीक है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका जो उद्देश्य है या जिस तरीके से ये कार्य करते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। जब इनकी स्थापना हुई तो इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे जो पहला उद्देश्य था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी समाप्ति के साथ हमने ये शुरू हुआ था कि शांति, झगड़ों को रोकना, युद्धों को रोकना, ठीक है, युद्धों को रोकना, शत्रुता के दायरे को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, इसके साथ साथ आपदा, महामारी और इन सब चीज़ों में मदद करना। इसी सिद्धांत और इसी उद्देश्य के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक तरीके से विश्व में यह एक पुलिस की व्यवस्था या कह सकते हैं एक ऐसे पेरेंट की व्यवस्था निभाता है जिनके कई अंग हैं, जिसके माध्यम से वह संयुक्त राष्ट्र संघ कई देशों के बीच में कई प्रकार के योगदान देता है। न केवल युद्ध के स्तर पर शांति के सहयोग में, कई बार आर्थिक स्थिति में, इसके साथ साथ भुखमरी, गरीबी आदि चीज़ों से भी ये मदद करता है। अब ये देख सकते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं जिसमें हम कह सकते हैं सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, सचिवालय, महासभा, आर्थिक समाज एवं सामाजिक परिषद और न्यायशीलता परिषद। यह 1994 में बंद हो चुका है। हम जानते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं वह अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, ठीक है। और इनके पास जो होती है वीटो पावर होती है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे और कार्य करने की प्रक्रिया दोनों के सुधारों की मांग उठने लगी है। देखिए, वीटो पावर में क्या होता है कि इस समय इनके जो सदस्यों को वह अधिकार प्राप्त है जिसके आधार पर वह किसी भी फैसले के खिलाफ जाके फैसले को रोक सकते हैं। मतलब अगर 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, उन्हें जो वीटो पावर है, उनमें अगर वह किसी फैसले की कोई एक सदस्य भी उस फैसले के खिलाफ चला जाए तो वह जो फैसला होता है वह रद्द कर दिया जाता है। वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं देखी जाती या अनुपात नहीं बनाया जाता है, वह निश्चय उसका रद्द हो जाता है। इसी स्थिति पे कई बार हमने देखा है कि वीटो पावर के खिलाफ लोग बातें करते हैं या यह अधिकार वह अन्य लोगों को भी देने की बात करते हैं। और सुरक्षा परिषद में हमें कई प्रकार के बदलाव भी देखे जाने की बात हो रही है। लोगों का कहना है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है उसको अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। अब हम जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है इस समय जो वर्तमान में वह एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। इसके अलावा आपके सामने ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक के जो वर्तमान में चल रहे हैं उन कुल 9 रहे हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल निम्न रहा है। फिर हम जानते हैं कि भारत और यूएनओ के बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार का भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में लगातार योगदान देता रहा है। यह यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण का, दक्षिण कोरिया संकट हो या सुएज नहर का मामला। भारत ने हमेशा अपना योगदान वहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद, रंग भेद का विरोध, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की भूमिका हमेशा तत्पर रही है। भारत कई बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी बन चुका है, ठीक है। और भारत को स्थायी सदस्य बनाने की भी कई बार मांग उठी है, जिसकी वजह से भारत जो है यूएनओ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है और उसका जो रोल है वह भी काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए, भारत इस समय एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आया है, तो आर्थिक स्थिति से भी देखा जाए तो भारत ने अपनी एक पैठ बना के रखी है जिससे
कई प्रकार की सुधार या कई प्रकार की चीज़ें जो इसके लिए संस्थापक एक तरीके से यूएन के लिए काफ़ी कारगर है। इसके साथ साथ भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और अपना लोकतंत्र उसने स्थापित करके रखा हुआ है। यह सब जो चीज़ें होती हैं वह यूएन में भारत की हमेशा भूमिका को बढ़ोतरी देता है। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से जब हमने ये देखा कि विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था पर अमेरिका का पूरा वर्चस्व हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि इसके कई मुख्यालय अमेरिकी भू क्षेत्र पर भी स्थापित हैं, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पे हमने कई बार देखा है कि कई बार वह अपनी राय नहीं रख पाता है या तरीके से उनके ऊपर अमेरिका के ऊपर वह अंकुश नहीं लगा पाता है। और कई बार हम यह भी देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ वह मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता उसके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। एक तरीके से यह एक इस तरीके का मंच भी बन सकता है जिसपे कई देश अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनने के अन्य उपाय जैसे हैं वह है शांति संस्थापक आयोग का गठन करना, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना, एक तरीके से जो एक योजना चल रही है उसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सहमति प्राप्त करना, एक लोकतंत्र कोष का गठन करना, आतंकवाद के सभी रूपों का निंदा करना और न्याय सीधा परिषद की समाप्ति जो कि हो चुका है 1994 में। इसके अलावा हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख एजेंसियां हैं वह कौन कौन सी हैं। आप जैसे लिस्ट में देख सकते हैं WHO, यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र एवं शैक्षिक सामाजिक संस्कृति संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाई हैं। आप देख सकते हैं WHO का कितना बड़ा रोल रहा है, जैसे अभी कोविड की स्थिति में काफ़ी हेल्पफुल रही है इसकी चीज़ें। ये जितनी भी चीज़ें रही हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों के रूप में इन्होंने अपना जो रोल है वह विश्व में निभाया है। इसके अलावा हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके अतिरिक्त भी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगी हुई, जैसे कि IMF। ठीक है, IMF क्या है? IMF की स्थापना 1944 में बनाई गई थी और 1945 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसमें लगभग इस समय 189 सदस्य हैं। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय एवं तकनीकी सुरक्षा को मुहैया करना। इसके अलावा दूसरा वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका उद्देश्य है मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के लिए ये कार्य करता है। इसके अलावा हम देखते हैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसे 1955 में, इससे पहले यह GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड हुआ करता था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA है। इसका संगठन, यह संगठन जो परमाणु की ऊर्जा के जो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने पर सहयोग देती है। इसके साथ हम अगला जो देखते हैं वह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1978 में स्थापित ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। यह भी एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, जो मानवाधिकारों की वकालत करता है। इसके साथ साथ उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, मतलब यहाँ पर रिसर्च भी होती है। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा से पीड़ित सभी पीड़ितों की सहायता करता है। इसके साथ साथ सशस्त्र हिंसा पर भी रोक लगाता है और इनके नियमों को लागू करने के भी प्रयास करता है। फिर हम देखते हैं ग्रीन पीस। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित है। यह फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है और पर्यावरण संरक्षण के हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालता है। इस तरीके से जो ये अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है
जो अपने कई उद्देश्य पूरे करने में लगे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सुधार होने की कई बार बात कही गई है और कई चीज़ें ऐसी कही गई हैं कि इसमें सुरक्षा में सुधार होना चाहिए। देखिए, पहले हम जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद में, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थायी और अस्थायी दो सदस्य होते हैं, ठीक है। स्थायी परिषद के जो सदस्य होते हैं वह सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं। इनके पास वीटो पावर है, इनकी संख्या 5 है और यह सभी महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के अस्थायी सदस्यों के बारे में। यह केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इनको कोई वीटो पावर नहीं प्राप्त है और जो इनकी स्थापना है या जो इनकी जो स्थिति है वह स्थायी सदस्यों की तुलना में काफ़ी कम महत्वपूर्ण है और यह किसी भी फैसले को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो सुरक्षा परिषद को हासिल करने की जो योग्यताएं हैं, जैसे कि है कि बड़ी आर्थिक शक्ति, बड़ी सैन्य शक्ति या आबादी के दृष्टि से बड़ा राष्ट्र, बजट में लगातार योगदान, लोकतंत्र के लिए सम्मान और इसके साथ साथ यह देश, जो भी देश हो, वह भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। लेकिन यह स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। देखिए, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है वहाँ तब से हमने देखा कि सुरक्षा परिषद में केवल 5 ही सदस्य, लेकिन अब स्थिति देखते हुए जब हमने यह देखा कि अब जबकि टोटल सदस्यों की संख्या अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। जब पहले 51 सदस्य थे वहाँ पर, तब वहाँ पर 5 स्थायी सदस्य थे, लेकिन अब इनके सदस्य 193 हो चुके हैं। तो वीटो पावर के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्यों की मांग है कि उन्हें बढ़ाया जाए, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि स्थायी सदस्यों में या सुरक्षा परिषद में सुधार की इसलिए बात की जाती है कि जब हम इन देशों को देखते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, आप देखिए ये सारे देश अधिकतर यूरोपीय हैं। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये यूरोप को प्रदर्शित करते हैं। अमेरिका का अपना अलग है और चाइना हमेशा से अलग रहा है, ठीक है। अगर हम एक स्तर पे, दुनिया के स्तर पे देखें या विश्व में भौगोलिक स्तर पे देखें, तो हम ये देखते हैं कि दक्षिण एशिया की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से, साउथ अफ्रीका क्या, पूरे अफ्रीका की तरफ से और कई ऐसी जगहों से, दक्षिण अमेरिका की तरफ से कई ऐसे देश हैं जो एक तरीके से उस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब यह विकासशील या अविकसित देश थे। लेकिन अब और कई देशों ने तो उस समय तक आज़ादी भी प्राप्त नहीं करी थी। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो यह देश अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकसित हो चुके हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। तो इन देशों में से भी प्रतिनिधि की स्थापना घोषित करनी चाहिए और इसके साथ साथ इसीलिए कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो सदस्य है वह पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह किसी खास महाद्वीप का एक तरह की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और उनके पास ऐसी अनलिमिटेड पावर है। देखिए, वीटो पावर एक बहुत अनलिमिटेड पावर है, जिसकी वजह से हम यह देखेंगे कि कई देश जो अपनी एक कोई बात रखना चाहते हो, या कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि जिसकी वजह से जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे जो दिक्कतें, अच्छे जो सुझाव भी लाए गए हैं वह भी पारित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में, यह परिषद में कई बार यह चीज़ें लाई गई हैं सामने और इसके बाद वहाँ पे सुधार होने की भी गुंजाइश है। अब हम जानते हैं कि यूएनसी की सदस्यता में भारत बहुत बड़ा दावेदार है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यह संस्थापक देशों में से एक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्र में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, स्थापित किया हुआ है। इसके साथ साथ भारत एक दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा उसने अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना रखा हुआ है। इसने एक लोकतंत्र, जिस तरीके से भारत की इस समय छवि बनी हुई है वह बहुत ज़रूरी है। भारत इस समय दक्षिण एशिया में अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिए यूएनसी की स्थायी सदस्यता पे भारत कई बार बहुत बड़ा दावेदार बन के उभरा है और कई बार उसने ऐसा प्रयास किया है या कई बार ऐसा प्रयास किया गया है कि भारत में यह सदस्यता उन्हें प्राप्त हो सके।
संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व में अधिक उपयोगी बनाने में कई प्रासंगिक करने के कई उपाय किए गए हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आई थी, तब यहाँ पे कई बार हमने देखा कि यह इनके ताकत पे पूर्णतः अंकुश नहीं लगा सका था। क्यों? क्योंकि इनका बजट काफ़ी ज़्यादा था और इसके साथ साथ वहाँ पे मुख्यालय भी थे। ऐसा मैंने कई बार आपको बताया है। लेकिन कई बार कई देश ऐसा चाहते हैं कि वह वार्ता के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सके। अब आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कौन सा संगठन करता है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA। ठीक है, यह जो एजेंसी है यह एक तरीके से इस्तेमाल को, जो परमाणु ऊर्जा है उसके इस्तेमाल को गलत तरीके से सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने का प्रयास करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।